हेलो दोस्तों, मैं पवन। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल एंड आरपीएफ एसआई का प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। तो हम अब क्लास शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कम भू क्षेत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। बी हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का एनालाइज करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तथा सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। क्वेश्चन में आपको बस यही ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा। सबसे छोटा हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा हो गया एशिया। जनसंख्या के आधार पर महाद्वीपों का अवरोहीकरण, सबसे बड़ा है एशिया और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। इसमें भी यही है, जनसंख्या में भी। और दूसरा क्वेश्चन है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका भी एनालिसिस करते हैं कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत आते हैं, तथा अनुच्छेद 14 से 18 के बीच क्या है कि समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 25 से 18 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तथा अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसी के द्वारा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी की जाती है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? खजुराहो का मंदिर, मार्तंड सूर्य मंदिर, कामाख्या मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए, नागर शैली में निर्मित खजुराहो का मंदिर अपने कामुक चित्रों के कारण विश्व प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के मध्य की गई थी। यह मंदिर भारतीय स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण नमूनों के लिए प्रसिद्ध है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि तरल माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को क्या कहा जाता है? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समपार्श्विक मिश्रण। तो इसका भी एनालिसिस देखते हैं। समपार्श्विक या समांगी मिश्रण के किसी भी भाग का संगठन उसके किसी भी दूसरे भाग के संगठन के समान होता है, जिसके अवयवी कणों को अलग अलग नहीं देखा जाता है, जैसे जल में नमक का विलयन। विषमांगी मिश्रण, ऐसे मिश्रण के विभिन्न भागों का संगठन एक दूसरे से भिन्न होता है और जिसके अवयव कणों को अलग अलग देखा जा सकता है, जैसे पानी में तेल का मिश्रण। विषमांगी, सीधी भाषा में समझ लीजिए कि विषमांगी मिश्रण उसे कहते हैं जैसे कि दो मिश्रणों को मिलाने पर दोनों चीज़ें आपस में मिक्स ना हो, अलग अलग दिखाई दें। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। तो इसके एनालाइज करते हैं। भारत के अधिकांश भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह अत्यंत उपजाऊ है। इसे जलोढ़ या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जलोढ़ या कछारी मिट्टी, इसे ध्यान रखना है। यह भारत के लगभग 43% भाग पर पाई जाती है। इम्पोर्टेंट ये भी है, यह मिट्टी सतलुज, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, ब्रह्मपुत्र एवं इनकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती है। इस मिट्टी में कंकड़ नहीं पाए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति कबड्डी खेल से संबंधित है? बताइए, कबड्डी खेल से कौन सा संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा AKFI। तो इसका एनालाइज देखते हैं। AKFI का पूर्ण रूप एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन, ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है अक्सर करके एग्जाम में। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया है जो कबड्डी खेल से संबंधित नियामक संस्था है। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। इसका मुख्यालय जयपुर में है। यद्यपि फीफा का संबंध फुटबॉल और BCCI का क्रिकेट से संबंध है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किस सन में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1885 में। किसके द्वारा हुई थी? A.O. ह्यूम द्वारा। तो इसका एनालाइज करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1985 में हुई थी। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी आदि सदस्य शामिल थे और व्योमेश चंद्र बनर्जी को प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। कांग्रेस के पहले सत्र में सभी प्रांतों के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन एक आणविक अखंड है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्गन। तो इसका भी एनालाइज करते हैं। आर्गन एक रासायनिक तत्व है। आर्गन एक रासायनिक तत्व है। इसका प्रतीक AR और परमाणु संख्या 18 है। यह निष्क्रिय गैस है। ये ध्यान रखना, निष्क्रिय गैस है जो आणविक रूप से अखंड है। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद ऑर्गन 0.93% के साथ तीसरी सबसे बड़ी अधिक मात्रा की गैस है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। तो दोस्तों एनालाइज करते हैं कि 10 डिग्री चैनल या जल संधि भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में छोटे अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से अलग करने वाली जल संधि है। और 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव को अलग अलग करता है, जबकि भारत और श्रीलंका को पाक जल डमरू मध्य द्वारा अलग किया जाता है। और दोस्तों एक और क्वेश्चन बनता है कि 49 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? सॉरी, 49 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो ये अलग करता है अमेरिका और कनाडा को अलग करता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। क्षय रोग या TB रोग किसके कारण होता है? तो इसका आंसर है बैक्टीरियल। तो इसको एनालाइज करते हैं। क्षय रोग या TB एक गंभीर संक्रामक और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है। ये ध्यान रखना, फेफड़ों को TB या क्षय रोग के द्वारा फेफड़ों को प्रभावित करती है, यह ध्यान रखना है। यह आमतौर पर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। यह संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से फैलता है। ध्यातव्य है कि विश्व क्षय दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है कि विश्व क्षय दिवस कब मनाया? 24 मार्च को। और एक और क्वेश्चन याद रखना है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है?
तो वो मनाया जाता है 1 दिसंबर को, एड्स दिवस 1 दिसंबर को। तो उसको चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति है, तो इसका आंसर हो जाता है संघर्ष। एनालाइज करते हैं इस क्वेश्चन को। घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति संघर्ष है। घर्षण एक बल है जो दो तलियों के बीच सापेक्ष स्पर्शी विरोध करता है। घर्षण के दो प्रकार हैं, स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कोलेरी झील किसके त्रिकोण में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी और कृष्णा नदी। तो इसका एनालाइज करते हैं कि कोलेरू झील भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में मीठे पानी की एक झील है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मीठे पानी की एक झील है। कोलेरू झील गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण पर स्थित है। यह झील चिल्का झील हुआ। चिल्का झील कहाँ पर है आपको ध्यान रखना है, उड़ीसा के अंदर है। चिल्का झील हुआ पुलिकट झील की तरह लैगून झील है। इसे वर्ष 1999 में भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, इसे 1999 में आपको ध्यान रखना, 1999 में भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था तथा वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय रामसर कन्वेंशन के तहत इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया था। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस तारीख को मनाया गया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? एंग्लो इंडियन कि इसका आंसर हो जाएगा 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो इसे अब संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। अब कोई भी एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को आंग्ल भारतीय समुदाय से नियुक्त करते थे, परंतु 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। ये ध्यान रखना है कि आपको 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत हटा दिया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि 10 सालों के लिए आरक्षण बढ़ा दिया गया है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हॉल में कितने दिन के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 दिन। क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 68(1), ये आपको ध्यान रखना है कि 68(1) धारा 68(1) एवं संविधान का अनुच्छेद 101 का खंड का के अनुसार यदि कोई व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुनाया जाता है, यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुनाया जाता है तो उस व्यक्ति को सदन के वांछित हॉल में 10 दिन के भीतर काम करने के बारे में सूचित करना चाहिए। अतः विकल्प 20 हमने बता दिया है कि ऑप्शन बी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो
कोशिका, अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? कि कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। तो क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं कि कोशिका के नाभिक की खोज स्कॉटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट ब्राउन, आपको ये ध्यान रखना बहुत पूछा जाता है कि रॉबर्ट ब्राउन ने की, जबकि रॉबर्ट हुक ने वर्ष 1665 में कोशिका और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज। आपको ये ध्यान रखना है सारे के सारे कि रॉबर्ट हुक ने 1965 में कोशिका की और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की एवं एंथोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने प्रोटिस्ट एवं बैक्टीरिया की खोज की। अगला क्वेश्चन है 16, अशोक स्तंभ सिंह कहाँ पर है? कि ये अशोक स्तंभ सिंह कहाँ पर है? इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ। कि एनालाइज करते हैं, अशोक स्तंभ वाराणसी सारनाथ में स्थित है। जो अशोक स्तंभ जो वाराणसी में सारनाथ में स्थित है। अशोक स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक ने लगभग 250 ईसा पूर्व में करवाया था। इसमें 4 शेर चारों दिशाओं की ओर मुँह किए हुए हैं। अशोक स्तंभ भारत सरकार का राष्ट्रीय प्रतीक है। अशोक स्तंभ भारत सरकार का राष्ट्रीय प्रतीक है। यह चक्र धर्म चक्र का प्रतीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है? कि इसका आंसर हो जाएगा रियोन, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका एनालाइज करते हैं क्वेश्चन का। रियोन पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित एक तंतु है, क्योंकि इसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बहुलकों से किया जाता है। यह एक अर्ध कृत्रिम तंतु है। कपड़ा उद्योग में इसे कृत्रिम रेशम के नाम से जाना जाता है। जो रियोन है इसे हम कृत्रिम रेशम के रूप में जानते हैं। रियोन लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। यह एक फाइबर है। इससे मिश्रित कपड़ा तैयार किया जाता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। रियो पैरा ओलंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरा ओलंपिक पदक विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रजत। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। तो इसका एनालाइज करते हैं क्वेश्चन का। रियो पैरा ओलंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरा ओलंपिक पदक की विजेता दीपा मलिक ने रजत पदक जीता। दीपा मलिक शॉट पुट, जैवलिन थ्रो के साथ साथ तैराकी एवं मोटर रेसलिंग से जुड़ी एक दिव्यांग खिलाड़ी हैं। यह सोनीपत हरियाणा से संबंध रखती हैं। कहाँ से? सोनीपत हरियाणा से। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 19, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गोपुर कहा जाता है। तो एनालाइज करते हैं क्वेश्चन को। दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं उन्हें प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। ये ध्यान रखना है। गोपुरम या गोपुर एक स्मारकीय अट्टालिका होती है। स्मारकीय अट्टालिका यह प्राय शिल्प से
सज्जित एवं दक्षिण भारत के मंदिरों के द्वार पर स्थित है। यह हिंदू मंदिरों के स्थापत्य का प्रमुख अंग है। यह ऊपर किरीट कलश से शोभायमान होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना। इस वाक्य क्या समझाता है? इस वाक्य से हमें क्या समझाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सतत विकास। तो एनालाइज करते हैं कि संधारणीय विकास या सतत विकास पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एक स्थायी विकास है, जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बगैर वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाता है। इसका अर्थ पर्यावरण सुरक्षा के साथ विकास को बढ़ावा देना है। तो अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि कोई नहीं। सापेक्ष घनत्व है, इसकी इकाई कोई नहीं होती है। आपको बस ये ध्यान रखना है, किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट घनत्व उसके घनत्व के किसी संदर्भ पदार्थ के घनत्व से भाग देने पर प्राप्त होता है। प्राय दूसरे पदार्थों का घनत्व जल के घनत्व के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है। सापेक्ष घनत्व इकाई रहित मात्रा में है। घनत्व का ऐसा ही मात्रा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर 22। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अलाउद्दीन खिलजी। तो इसे एनालाइज करते हैं। अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कराया गया था। इसे खिलजी ने लगभग 1311 ईस्वी में लाल बलुआ पत्थर से युक्त सामग्री से बनवाया था। कि 1311 में बनवाया था, यह ध्यान रखना है। सन पूछी जाती है और ये लाल बलुआ से बनवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का दूसरा शासक था। ये भी ध्यान रखना है आपको। ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। खिलजी वंश का शासनकाल वर्ष 1290 से 1320 तक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? कि इसका ऑप्शन नंबर ए 273.15 के होता है केल्विन। के का मतलब होता है केल्विन। ओके, एनालाइज करते हैं। बर्फ़ का गलनांक 273.15 ये होता है। गलनांक को है तापमान जिस पर एक पदार्थ अपनी अवस्था को ठोस द्रव में बदल देता है। जैसे बर्फ़ के लिए 30 डिग्री तापमान है, वहीं केल्विन में यह 273 केल्विन होता है। लेकिन तापमान की SI इकाई है। तापमान की SI क्या है? SI इकाई केल्विन होती है। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? दुनिया का सबसे बड़ा झरना। तो इसका आंसर हो जाएगा एंजल फॉल्स। तो इसे
हम एनालाइज करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं अभी कि एंजल फॉल्स दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। यह है वेनेजुएला, दक्षिण अमेरिका में ओरिनोको की सहायक नदी कैराओ नदी की सहायक नदी चुरुक नदी पर स्थित है। देखिए कितना है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि वेनेजुएला के दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में ओरिनोको की सहायक नदी कैराओ नदी की सहायक नदी चुरुक नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 979 और गहराई 807 मीटर है। कुंचिकल झरना भारत का सबसे ऊंचाई से गिरने वाला जलप्रपात या झरना है। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। आपको यह देखना है कि दुनिया का तो ये हो गया एंजल फॉल्स पूरे विश्व का, और भारत का कुंचिकल झरना ये भारत का होगा कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मुंडकोपनिषद में। तो एनालाइज करते हैं। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। यह मूलतः मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जो अथर्ववेद के मंत्र भाग के अंतर्गत आता है। अथर्ववेद में जादू टोटका ये सारी चीज़ें आती हैं अथर्ववेद में। तो चलते हैं अपने। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक पदक विजेता सुनील कुमार सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि कुश्ती से। तो इसका एनालाइज करते हैं। सुनील कुमार ने कुश्ती में ओलंपिक पदक विजेता। इन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता। यह कुश्ती से संबंधित हैं। इन्हें वर्ष 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न, वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये राजीव गांधी खेल रत्न, इसका नाम चेंज हो चुका है कि अब हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमरकंटक से। तो क्वेश्चन को हम एनालाइज करते हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पूर्वी संधि स्थल पर स्थित अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ है। यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है तथा पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से बहती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पिट्सबर्ग अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में स्थित पिट्सबर्ग शहर दुनिया की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है। मॉस्को रूस की राजधानी, रूस की राजधानी, ऑस्ट्रियो अमेरिकी प्रांत, लंदन ब्रिटेन की राजधानी। अगला क्वेश्चन है भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है। भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी
शरावती नदी पे सबसे ऊंचा झरना शरावती नदी पे पाया जाता है। तो इसका एनालाइज करते हैं क्वेश्चन को। शरावती नदी जो कर्नाटक राज्य में बहती है, यह भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है। इस पर भारत का सबसे ऊंचा झरना जोंग जलप्रपात या गरसोपा महात्मा गांधी जलप्रपात स्थित है। पेरियार नदी का उद्गम पश्चिमी घाट की शिवागिरी पहाड़ी से होता है। अगला पॉइंट है, कावेरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? लिंग समानता, कानून के समक्ष सभी लोग समान, समान समुदाय के लोग समान, सामाजिक गुणवत्ता के आधार पर समानता। तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। तो हम एनालाइज करते हैं। मौलिक अधिकारों में समानता का अर्थ है कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, अर्थात कानून विभेद का निषेध करता है, इसका विवरण भारतीय संविधान में मूल अधिकार शीर्षक में अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का प्रावधान है। तो इसका आंसर अगला क्वेश्चन है हमारा, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नरसिंहवर्मन सेकंड ने। तो इसे एनालाइज करते हैं। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण हुआ। महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कराया था। नरसिंहवर्मन द्वितीय जिसे राजा मल्ला के नाम से जाना जाता है, पल्लव शासक थे। इन्होंने 695 ईस्वी से 728 ईस्वी तक शासन किया था। जबकि मामल्लपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था। यह आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, किसको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? किसको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सभी भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। तो अगला हम एनालाइज करते हैं क्वेश्चन को कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत सभी भारतीय को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। तो हम देखते हैं, आर्टिकल देखते हैं कि अनुच्छेद 25 में दिया गया है, अंतःकरण हुआ धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। हम किसी भी धर्म की प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इसमें हमें कोई बाधा नहीं होगी, क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। आर्टिकल 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, हमें आर्टिकल 26 में दी गई है। और अगला है आर्टिकल 27, इसमें धर्म प्रचार के लिए करों से मुक्ति, कि आप धर्म प्रचार करते हैं तो आपके कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, आपको किसी भी टैक्स की देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगला आर्टिकल हमारा आर्टिकल नंबर 28। तो ये देखें, इसमें शैक्षणिक व संस्थाओं में धार्मिक स्वतंत्रता व पूजा से स्वतंत्रता। देखते हैं अगला क्वेश्चन, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड, कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? ये होता है फेरिक ऑक्साइड की। तो इसे एनालाइज करते हैं। लाल मिट्टी का रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल होता है,
ये है मिट्टी दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी मैदान में पाया जाता है। इस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम और चूना अधिक पाया जाता है। यह मिट्टी अत्यंत रंध्र युक्त होती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। भारतीय परिषद 1892 के तहत 1893 में एक सार्वभौमिक परिषद का गठन किया गया था। 1892 का भारत परिषद अधिनियम सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान निर्वाचन पद्धति की शुरुआत थी। इसमें केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 कर दी गई थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दीर्घकालिक योजना। हम एनालाइज करते हैं। ऑप्शन नंबर अर्थशास्त्र में वैकल्पिक अर्थशास्त्र को दीर्घकालीन योजना भी कहा जाता है। लघु अवधि योजना किसे कहते हैं? ये अल्प समय के लिए एक वर्ष से कम एक वर्ष से कम जो कार्य होता है उसे कहते हैं लघु अवधि योजना। वार्षिक योजना ये 1 साल के लिए होती है। स्लाइडिंग योजना ये आवश्यकता अनुसार समय व उद्देश्य बदलते रहते हैं। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? तो ये है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो में। तो इसका हम एनालाइज करते हैं। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के अनेकों अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज राघवलाल बनर्जी ने वर्ष 1952 में की गई थी। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी। अगला क्वेश्चन है, शुक्र अपने अक्ष के किस दिशा से किस दिशा तक घूमता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पूर्व से पश्चिम तक। शुक्र अपने अक्ष के पूर्व से पश्चिम तक घूमता है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सुरक्षित। तो हम एनालाइज करते हैं क्वेश्चन को। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, अर्थात राज्य सभी धर्मों का सम्मान व सभी धर्म के लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। राज्य ना ही किसी धर्म को अपनाता है, ना ही किसी धर्म का अनादर करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था।
तो ये हो जाएगा। हम एनालाइज करते हैं क्वेश्चन को कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें सरकार व निजी क्षेत्र की सहभागिता होती है, अर्थात सरकार व निजी क्षेत्र के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? ये पूर्णतः सरकार द्वारा संचालित व सरकार का नियंत्रण है। जिस पे सरकार का नियंत्रण होता है उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसे सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप व निजी व्यक्तियों का नियंत्रण होता है। राज्य का राज्यपाल कौन है? मंत्रिपरिषद, संसद, कैबिनेट, संसदीय समितियां। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट। एनालाइज करते हैं क्वेश्चन को। राज्य का प्रमुख कैबिनेट मंत्री होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल कहा जाता है। कैबिनेट मंत्रिमंडल विभागों के प्रमुख होते हैं तथा राज्य के मुख्य शासक होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। तो एनालाइज करते हैं क्वेश्चन को। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। इसे लगभग इतने भी माना जाता है 8,849 मीटर। यह है नेपाल चीन सीमा पर नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और यह है भारत के सिक्किम में है। और किलिमंजारो ज्वालामुखी चोटी है जो तंजानिया में स्थित है। किलिमंजारो ज्वालामुखी चोटी है जो तंजानिया में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि योग के प्रकारों में अर्थ प्रदर्शन की स्थिति क्या है? योग के प्रकारों में अर्थ प्रदर्शन की स्थिति क्या है? कबूतर, टिड्डी, आधा लिली, मेढक। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आधा लिली। तो हम एनालाइज करते हैं क्वेश्चन को। हाफ लोटस आधा लिली, जो आधा लिली है हम उसे हाफ लोटस भी कहते हैं। अर्थ प्रदर्शन की स्थिति है आधा लिली आसन श्रोणि टांगों और टखनों के आसपास की मांसपेशियों को फैलाता है। यह रोग शरीर और मन को एकाग्र करता है। अगला क्वेश्चन है यदि संसद